दोस्तों, हर गुनहगार अपने जुर्म को करने के बाद अपने जुर्म को एक परफेक्ट क्राइम की शक्ल देने की कोशिश करता है, मगर वह ये नहीं जानता कि वह कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह मौका वारदात पर कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ देता है और एक न एक दिन कानून का फंदा इसके गले तक पहुंच ही जाता है। और आज की हमारी ये सच्ची घटना भी कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीते 2 दिसंबर 2019 की सुबह माहिम बीच पर, माहिम दरगाह के पास एक माहिम बीच पड़ती है। यह सैर सपाटे के लिए प्रसिद्ध एक बीच है और इस पर 2 दिसंबर 2019 की सुबह कुछ लोग सुबह सुबह टहल रहे थे। अचानक एक सूटकेस समुद्र से बहता हुआ किनारे पर आता है। कुछ स्थानीय लोग दौड़कर उस सूटकेस को देखने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें कुछ ना कुछ बड़ी रकम है या ऐसा कुछ लग रहा था। दोस्तों, जब वह उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें थोड़ा खून टपकता हुआ दिखता है और इसके बाद फिर वो लोग डर जाते हैं और स्थानीय लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जब इस सूटकेस को खोला जाता है तो एक उसमें इंसानी हाथ, एक इंसानी पैर और एक इंसानी प्राइवेट पार्ट जो कि एक मर्द का है। दोस्तों, इसके बाद उस सूटकेस को थोड़ा और खंगाला जाता है तो उस सूटकेस में कुछ कपड़े मिलते हैं जो ऐसा लग रहा था जैसे खून को सोखने के लिए कपड़े इस सूटकेस में रखे गए थे। और ये कपड़े थे एक शर्ट, एक लाल कलर का स्वेटर और एक पैंट। इसके बाद पुलिस को और इस लाश के और टुकड़े ढूंढने के लिए एक गोताखोर टीम को बुलाना पड़ा और लगभग 2 से 4 घंटे की मेहनत मशक्क़त के बाद भी उस गोताखोर टीम को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस को वहां से निराश होकर जाना पड़ा और पुलिस को वो जो सूटकेस है और वो जो मानव अंग हैं वो अपने कब्जे में लेने पड़े। और उसके बाद फिर पुलिस ने वो अस्पताल के लिए रवाना कर दिए और वहाँ से एक रिपोर्ट आई कि ये जो मानव अंग हैं, जो हाथ और पैर हैं, ये किसी 55 से 60 साल के व्यक्ति की उम्र के मानव अंग थे। इसके बाद फिर पुलिस को ये हाथ पैर तो मिल चुके थे, लेकिन बाकी की लाश और उसके हत्यारे को ढूंढना उस पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाद फिर पुलिस आसपास के थानों में किसी ऐसे 55 से 60 साल के व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट देखती है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। व्यक्ति तो दोस्तों बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो इस सूटकेस से जिसका संबंध हो। इसके बाद फिर स्थानीय अखबारों में भी इसकी खबर छपवाई जाती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू, कोई सबूत नहीं मिलता। मुखबिरों को भी अलर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चलता और लास्ट में पुलिस खाली हाथ थी, निराश थी। इसके बाद फिर इस मामले की गहराई को देखते हुए, क्योंकि ये जो हत्या थी ये बहुत निशंस तरीके से की गई थी, एक व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े काट कर समुद्र में फेंका गया था, इसलिए वहाँ की सरकार इस केस को सीबीआई को सौंपती है और एक टीम इस सीबीआई की गठित करके इस केस के लिए लगाई जाती है। इसके बाद फिर सीबीआई क्राइम ब्रांच मुंबई इस मौका वारदात पर दोबारा पहुंचती है और फिर इस सूटकेस को खंगाला जाता है। अब सीबीआई के पास ले दे के बस ये एक हाथ और एक पैर और कुछ कपड़े थे। फिर उन कपड़ों को खंगालना शुरू किया जाता है तो जो एक शर्ट थी इस सूटकेस में, उस शर्ट पर एक टैग मिला था जिस पर लिखा था एल्मो मेंस वियर, क्योंकि दरअसल ये जो शर्ट थी ये एक दर्जी के यहाँ सिलवाई हुई थी। और फिर इस एल्मो मेंस वियर नाम की दुकान की तफ्तीश की जाती है और लगभग 1 से 2 दिन के बाद इस दुकान का पता चलता है और ये कुर्ला पश्चिम के बेलगामी रोड पर स्थित थी। फिर सीबीआई की एक टीम इस दुकान पर पहुंचती है और दुकान पर पहुंचने के बाद इस शर्ट को दिखाया जाता है और लगभग 2 से 3-4 घंटे की मेहनत मशक्क़त के बाद एक बिल निकाला जाता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों वो जो दर्जी था वह कपड़े की पहचान करने के लिए उस कपड़े का छोटा सा टुकड़ा उस बिल पर स्टिच कर दिया करता था और इससे उस बिल की पहचान हुई और पता चला कि ये जो बिल है इसमें एक नाम लिखा था बेनेट रिबेलो। अब दोस्तों उस बिल को और खंगाला गया तो उस बिल में उस नाम के अलावा और कुछ नहीं था, ना उस व्यक्ति का एड्रेस था, ना उसका कोई फ़ोन नंबर था।
सिर्फ एक नाम था, बेनेट रिवेलो। अब पुलिस को इस व्यक्ति का, जिसकी ये लाश थी, जिसके कटे हुए अंग थे, इसका एक नाम मिल चुका था, जिसका नाम था बेनेट रिवेलो। इसके बाद पुलिस और तफ्तीश करती है और फिर जब कहीं से उसे कुछ हाथ नहीं लगता, बेनेट रिवेलो नाम के पर्चे भी छपवाए जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर पुलिस सोशल मीडिया और नेट की मदद लेने की कोशिश करती है। इस बेनेट रिवेलो नाम को फेसबुक पर डाला जाता है और लगभग 50 से ज़्यादा जो प्रोफाइल थी वो खुलकर सामने आती हैं। और उन 50 में से जब बेनेट रिवेलो मुंबई उसके आगे डाला जाता है तो वो 50 की जगह सिर्फ 1 दर्जन लगभग 12 प्रोफाइल रह जाती हैं। और उसके बाद एक प्रोफाइल ऐसी लग रही थी, उसमें इस शख्स ने, इसका भी नाम बेनेट रिवेलो था, और इस शख्स ने कुछ हाफ शर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें ऐसा लग रहा था, और इसकी उम्र भी लगभग 55 से 60 साल की थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये शख्स ये हो सकता है। उसके बाद पुलिस ने लगातार उस प्रोफाइल को बहुत देर तक खंगाला। लगभग 50 से ज़्यादा उस प्रोफाइल के फ़ोटो देखे गए और फिर पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। दोस्तों, जो उस सूटकेस में एक शर्ट और एक स्वेटर मिला था, उसमें जो लाल कलर का स्वेटर था, वह शख्स जिसकी प्रोफाइल अब खंगाली जा रही थी, वह स्वेटर अपनी एक प्रोफाइल की फ़ोटो में पहनकर खड़ा हुआ था। दोस्तों, अब पुलिस को बिल्कुल शक यकीन में बदल चुका था कि ये जो बेनेट रिवेलो है और जिसके मानव अंग हैं वो यही हैं। और थोड़ा और खंगालने के बाद पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस शख्स ने अपने एक आईडी कार्ड अपने फेसबुक आईडी पर डाल रखा था, पोस्ट कर रखा था, और फिर पुलिस उस आईडी कार्ड को खंगालती है तो इस आईडी कार्ड में उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस मिलता है। पुलिस इस मोबाइल पर फ़ोन करती है, लेकिन ये मोबाइल जो है स्विच ऑफ जा रहा था। लगातार कॉल करने के बाद भी वह स्विच ऑफ जा रहा था और पुलिस का शक अब और गहरा हो गया कि ये वही बेनेट रिवेलो है। इसके बाद फिर इसके एड्रेस पर पहुंचा जाता है। इसका एड्रेस है सेंटा क्रूज ईस्ट कलीना विलेज। फिर पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है और इस फ़ोटो को वहां स्थानीय लोगों को दिखाया जाता है और पता लगता है कि ये जो घर है ये इसी बेनेट रिवेलो का है। लेकिन इसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था और जब स्थानीय लोगों से वहाँ पूछताछ की जाती है तो वह बताते हैं कि यही बेनेट रिवेलो का घर है, लेकिन वह पिछले 10 से 15 दिन से यहाँ मौजूद नहीं है और वह दिखाई नहीं दिए हैं। और उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है आराध्या पाटिल, और ये उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस बेटी को गोद लिया है। दरअसल दोस्तों, ये जो बेनेट रिवेलो थे ये एक बड़े म्यूजिशियन थे, कामयाब म्यूजिशियन थे। म्यूज़िक क्लास भी दिया करते थे और एक म्यूज़िक टीचर भी थे। दरअसल इनकी 2 बीवियाँ थीं और दोनों बीवियों के साथ ही इनकी नहीं बनती थी और वह अपनी दोनों बीवियों से अलग रहा करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक राह चलते बच्चे को, गरीब बच्चे को, उसकी फैमिली से गोद लिया था और उसकी सारे पालन पोषण का जिम्मा खुद उठाया था और पूरी कागजी कार्रवाई के साथ इसे गोद लिया गया था और इसका नाम था आराध्या पाटिल। और इसका जब इन्हें गोद ले लिया तो इन्होंने इसका नाम रखा था रिया बेनेट रिवेलो। इसके बाद फिर पुलिस और छानबीन करती है और जब रिया अपने घर में नहीं मिलती और ना ही बेनेट रिवेलो उस घर में मिलते तो पुलिस उस ताले को बाहर से तोड़कर कुछ कानूनी कार्रवाई करते हुए अंदर घुस जाती है। और घुसने के बाद फिर वहाँ छानबीन की जाती है तो वहाँ पर एक नोटबुक मिलती है और रिया का नंबर मिलता है जो इनकी गोद ली हुई बेटी थी बेनेट रिवेलो की। और जो नोटबुक थी उसे जब पुलिस खोलकर देखती है तो उसमें लिखा हुआ था, सॉरी डैड, मैं जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे बड़ा किया, मुझे रहने के लिए घर दिया, मुझे खाने के लिए खाना दिया और मैंने उसी को जान से मार डाला। दोस्तों, इतना पढ़ते ही पुलिस समझ गई थी कि कहीं ना कहीं ये गोद ली हुई बेटी ही इस बेनेट रिवेलो की कातिल है। इसके बाद फिर रिया का नंबर उस फ्लैट से मिला और उसे नंबर को सर्वेलांस पर डाला गया तो उस नंबर की जो लोकेशन थी वह मुंबई घाटकोपर में मिली। फिर पुलिस इस मुंबई घाटकोपर की लोकेशन पर पहुंचती है और रिया वहां मौजूद मिलती है। दोस्तों, जब रिया मिली तो रिया पुलिस को देखकर घबराई और जब पुलिस ने रिया से पूछा कि आपके पिता बेनेट रिवेलो कहाँ हैं तो रिया बोली कि मेरे पापा कुछ दिन के लिए विदेश गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं और इसीलिए मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ घाटकोपर में
अपने दोस्त के घर पर रहने के लिए आ गई थी। मुझे अकेले इतने बड़े घर में डर लगता है। दोस्तों, इसके बाद जब उन्होंने पूछा कि तुम इतने कितने दिन से यहाँ हो, तो उसने बोला कि जब से मेरे पापा वहाँ से गए हैं, जब से मैं यहाँ अपने दोस्त के यहाँ हूँ। दोस्तों, इसका जो दोस्त है वह नाबालिग है और 16 साल की उसकी उम्र है और लगभग ये एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही हैं। और इसके बाद फिर पुलिस ने जब उसे सारे साक्ष्य दिखाए और उसकी रिया की नोटबुक भी उसे दिखाई कि तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ, तो फिर रिया उसे देखकर रो पड़ी और रो रो कर उसने सारी कहानी बयां करी। दोस्तों, वह बताती है कि वो और उसका एक नाबालिग दोस्त जिसकी उम्र 16 साल है, जिसके घर पर वो अभी रह रही है, ये दोनों पिछले 4 महीने पहले सिद्धिविनायक मंदिर में मिले थे और अचानक ये एक दूसरे से टकराए। उसके बाद इनकी नज़रें मिली, अट्रैक्शन हुआ और इनमें प्यार हो गया। और लगातार मिलते मिलते एक दिन रिया ने अपने दोस्त से, जिसकी उम्र 16 साल है और रिया की उम्र लगभग अभी 18 से 19 साल है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इसके बाद फिर एक दिन रिया ने अपने दोस्त को एक बात बताई कि मैं जिस बेनेट रिवेलो के साथ रहती हूँ वह मेरे अपने पिता नहीं हैं। उन्होंने मुझे गोद लिया है और वो पहले जब उन्होंने मुझे गोद लिया था उसके कुछ दिन बाद तक तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन कुछ दिन बाद वह बदल गए और अब धीरे धीरे उन्होंने मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया है और मुझे हमेशा सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करते रहते हैं और ये मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, इसके बाद जो उसका दोस्त है नाबालिग 16 साल का, जो उसका बॉयफ्रेंड है रिया का, वह इस बात को सुनकर आग बबूला हो जाता है और वह कहता है कि ऐसे पिता से तो पिता ना होना अच्छा है और क्यों ना हम उसे मिलकर मार दें। इसके बाद रिया के दिमाग में भी ये बात आती है और वह दोनों प्लान बनाते हैं और बीते 23 नवंबर 2019 की शाम को जो इसका बॉयफ्रेंड है वह इसके शाम को इसके घर आ जाता है, क्योंकि जो बेनेट रिवेलो हैं वो बड़े म्यूजिशियन हैं, लगभग घर से बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर 2-3 दिन। तो रिया ने अपने पिता से पूछा कि क्या आप आज घर आ रहे हैं, तो बेनेट रिवेलो कहते हैं कि मैं 23 तारीख को घर आऊँगा। और 23 तारीख को पहले ही इसका जो प्रेमी है, जो रिया का प्रेमी है, वह पहले ही घर आ जाता है और उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था बेनेट रिवेलो को मारने का। लेकिन 23 नवंबर को ये अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाते और किसी तरह बेनेट रिवेलो उस दिन अपने घर पर नहीं आते। इसके बाद फिर 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और फिर 26 नवंबर को बेनेट रिवेलो के घर आने का दिन था और फिर रिया अपने पिता से फ़ोन करके पूछती है कि क्या आप आज घर आ रहे हैं, तो वह कहते हैं कि हाँ, मैं शाम को घर आऊँगा। और जो रिया है वह अपने प्रेमी को फ़ोन कर देती है और प्रेमी पहले से ही घर में छुपा बैठा था और जैसे ही तकरीबन शाम के 6 बजे बेनेट रिवेलो अपने घर में घुसते हैं, दाखिल होते हैं और रिया गेट खोलती है और जैसे ही वह अंदर आते हैं तुरंत रिया उनके चांटा मारती है और वह कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसे पिता होने से अच्छा मेरा पिता ही ना होता और तुम बहुत घटिया सोच के इंसान हो। इसके बाद जैसे ही बेनेट रिवेलो पर वो प्रहार करती है, बेनेट रिवेलो समझ जाते हैं कि इसका ये जो प्रेमी है ये इसके बहकावे में आकर ये जो है ऐसा कर रही है रिया इतनी देर में ही। चूँकि जो बेनेट रिवेलो हैं वो एक म्यूजिशियन थे, पास में ही उनका गिटार रखा हुआ था, वह गिटार उठाते हैं और उसके प्रेमी को मारने के लिए जैसे ही चलते हैं तुरंत जो रिया है वह पीछे से बेनेट रिवेलो के सिर पर प्रहार करती है और लगभग 10 से 12 डंडे मारती है। इसके बाद बेनेट रिवेलो बेहोश हो जाते हैं और फिर लेकिन अभी उनकी सांसें चल रही थीं, अभी उनके दिल की धड़कन चल रही थी। इसके बाद फिर वो उन्हें घसीटते हुए किचन में लेकर जाते हैं और एक मच्छर मारने वाला स्प्रे जो काला हिट होता है उसे उन पूरे स्प्रे को उनके मुंह पर मार देते हैं। लेकिन अभी भी बेनेट रिवेलो की सांसें चल रही थी, वह सिर्फ बेहोश हुए थे। इसके बाद फिर जो रिया और उसका प्रेमी एक सब्जी काटने वाले चाकू से बेनेट रिवेलो की गर्दन पर वार करते हैं और जो गर्दन है वह कट जाती है और खून निकलना चालू हो जाता है। फिर वो उस लाश को बाथरूम में बंद कर देते हैं और लगभग पूरी रात वह लाश उस बाथरूम में पड़ी रही और पूरी रात उस लाश से खून बहता रहा।
फिर 27 नवंबर की सुबह ये दोनों जाके मार्केट से बड़े बड़े चाकू लेकर आते हैं जिनसे मीट काटा जाता है, और उन बड़े बड़े चाकुओं को घर पर लाकर बेनेट रिवेलो की लाश को काटना शुरू करते हैं, कई टुकड़े कर देते हैं। और जब इनसे वह लाश कट नहीं रही थी तो वह गरम कर करके ला रहे थे उन चाकुओं को और बेनेट रिवेलो की लाश को काट रहे थे। इसके बाद बहुत मशक्क़त के बाद 27 नवंबर के पूरी दिन ये उस लाश को काटने में लगे रहते हैं, और 27 नवंबर की रात को ये इन्होंने पूरी लाश काट दी थी और लगभग 12 से 15 टुकड़े इस लाश के कर दिए थे। फिर ये बाज़ार जाते हैं, फिर 3 सूटकेस खरीद कर लाते हैं और इस लाश के टुकड़ों को उन 3 सूटकेसों में भरकर कुछ कपड़े तीनों सूटकेसों में भरते हैं जिससे कि खून जो बह रहा है वह बाहर ना निकले, और उन सूटकेसों को नीचे गाड़ी में रखकर और पास ही की एक मीठी नदी जिसका नाम है वहाँ पर फेंक आते हैं, और वो जो मीठी नदी से वो सूटकेस बहते बहते अरब सागर में पहुँच जाते हैं। और अरब सागर में पहुँचने के बाद 2 दिसंबर 2019 की सुबह वह माहिम बीच पर तैर कर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ एक सूटकेस मिला था, और जो 2 सूटकेस थे वह बह चुके थे, वो कभी पुलिस को मिल नहीं पाए, बरामद नहीं हो पाए। इसके बाद फिर जो रिया का बॉयफ्रेंड है जिसकी उम्र 16 साल है और यह नाबालिग है, इसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, और जो रिया है वह उसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल है, उसे जेल होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको आगे आने वाली सच्ची घटना के साथ। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, और अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।